हेलो टू ऑल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमित राणा आप सभी के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ गया हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो क्लासेस हैं ये हमारी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कराई जा रही हैं। यानी 21 मई को जो पेपर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन हमारी इसी जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के ऊपर कराई जा रही है। और यहाँ पर केवल बायोलॉजी ही नहीं बल्कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी क्लासेस कराई जा रही है। इसके साथ साथ आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी क्लास कराई जाएगी। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल जीडीसी नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहां पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और हाँ, आप सभी से एक आगाह भी करना चाहता हूं कि इन क्लासेस को बच्चों आप लोग शेयर भी जरूर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट और ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ही रहे ये शोभा नहीं देता। हम जब किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी भी मदद करता है। तो इसी भाव से हम वीडियोस को शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, जिससे आपका तो फायदा हो ही रहा है लेकिन उनका भी आप लोग फायदा जरूर कराएं। चलिए जी, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और आज की क्लास बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। मैंने बेसिक और इंपॉर्टेंट दोनों बोला है। क्यों? तो पहले हम टॉपिक देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है ना आज का, ये है बच्चों सेल। सेल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो सेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों कोशिका। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इसके बारे में, मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला और बेसिक क्यों बोला। जैसे साथियों, हम जानते हैं कि अगर हम लोग कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो अगर आपको 20 मंजिल की बिल्डिंग बनाना है या 50 मंजिल की बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले इंजीनियर क्या करता है, उस बिल्डिंग की नींव को देखता है कि वो नींव किस आधार पर किस हिसाब से भरी गई है। अगर नींव मजबूत है और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके भरी गई है कि 50 मंजिल की बिल्डिंग आप बना दें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग तहस नहस नहीं होगी, बिल्डिंग गिरेगी नहीं, है ना। तो उसी तरीके से यहां पर ये टॉपिक भी हमारा है कि पूरे बायोलॉजी के अंदर आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, लेकिन अगर आपको ये सेल वाला टॉपिक या सेल डिवीजन वाला टॉपिक या बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक क्लियर नहीं है तो पूरी बायोलॉजी धाराशाही हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोशिका क्या है? जीवन की इकाई है। हम सभी जानते हैं कोशिका क्या है बेटा? जीवन की इकाई है, जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म कोशिका से ही मिलकर के बना है। जब हमें उसके बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा उसके बारे में, तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितना भी डिटेल में पढ़ लें, मजा नहीं आने वाला। तो सबसे पहले हमको उसके बेसिक लेवल को पढ़ना है। तो बायोलॉजी में जो सबसे बेसिक लेवल मुझको लगता है मेरे हिसाब से वो सेल है। तो सेल सभी का क्लियर होगा। आई होप आप लोग पढ़ के आए हैं। आपने जहां से भी पढ़ा अच्छी बात है, वहां से आप लोगों ने सेल को अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहां पर जुड़े रहिए। अभी हम लोग ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन बाद में हम यहां पर आपके लिए पूरे पूरे टॉपिक को भी रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे सीनेट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सेल के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन यहां पर होने वाला है बच्चा, वो कौन सा होने वाला है? तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड द सेल। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज की अगर बात आती है तो हम फटाक से लगा देते हैं भैया, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। ठीक है भाई, सही ऑप्शन है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बच्चों एक बात मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर क्वेश्चन ये होता हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो आपका ऑप्शन क्या होता? फिर भी क्या आप ऑप्शन रॉबर्ट हुक ही रखते? और अगर आप ये कह रहे कि हाँ मैं रॉबर्ट हुक रखता तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने खोजा था, लेकिन मृत कोशिका को, जिसको डेड सेल भी कहते हैं, है ना, डेड सेल को, राइट, डेड सेल को या कॉर्क सेल से इसको खोजा था ना रॉबर्ट हुक ने, या डेड सेल या सेल वॉल को सबसे पहले किसने देखा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, मैं यहां पर बताया दे रहा हूं, उसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना। सेल वॉल को सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा। अगर इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, तो हम कहेंगे रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। कॉर्क सेल से या कॉर्क से सेल को किसने खोजा? तो रॉबर्ट हुक। सेल वॉल को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किसने देखा? रॉबर्ट हुक। कब देखा? तो 1665। देखो कितने सारे क्वेश्चन यहां पर रॉबर्ट हुक के ऊपर ही बन गए। लेकिन अगर एक क्वेश्चन यहां पर सिर्फ घुमा करके लिख दिया जाता
हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तब आपका आंसर बदल जाता और आप कहते सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की, जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को स्वनिर्मित अपने द्वारा इन्होंने ही बनाया था माइक्रोस्कोप, उसके अंदर खोजा था। कहीं कहीं किसी किसी बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे डिफरेंट टाइप का, मैं नाम नहीं लूंगा ऑथर्स के, उन्होंने लिखा है कि लीवेनहॉक ने जो बैक्टीरियल सेल को देखा था या लिविंग सेल को देखा था, इन्होंने दांत के मैल को कहते हैं उससे निकाला था, उससे देखा था। कोई कहता है कि बरसात के पानी में पानी भरा हुआ था, वहां से इसको खोजा गया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, लोग कहने का मतलब साइंटिस्ट, यहां पर हम लोगों ने कि हमने कह दिया नहीं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने तो हमारी बॉडी से मतलब बॉडी के ऊपर लिविंग सेल को देखा था, तो ये गलत हो जाएगा ना। उन्होंने किसी ना किसी रीजन पर डेफिनेटली उस पे तथ्य देखे होंगे, तभी उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए। तो दोनों में से कोई भी आ जाए, आप कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही होते हैं। अगर हम स्लीडन शॉन की बात करें तो भैया स्लीडन और शॉन ने बच्चों यहां पर सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। किसको प्रपोज किया था बच्चों? सेल थ्योरी को। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक और तैयार, 25 क्वेश्चन में से आपके 5-6 क्वेश्चन और भी ऐड हो गए, यानी कि 30-40 क्वेश्चन यहां से आपके और भी बन जाएंगे। तो सेल थ्योरी को स्लीडन एंड शॉन ने प्रपोज किया था। भाई स्लीडन की बात करें तो स्लीडन ने प्लांट की ऊपर प्लांट्स को देख करके अपने हाइपोथेसिस दिया था, शॉन ने एनिमल्स को देख करके अपना हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की अगर हम बात करें तो इन्होंने भैया एंटोन वॉन लीवेनहॉक की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका है? अब प्रोकैरियोटिक कोशिका को हो या आद्य प्रकार की कोशिका को हो या प्रिमिटिव सेल को हो, हम कुछ भी कहें, तो इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी प्रिमिटिव सेल है। अमीबा है, बैक्टीरिया है, फंजाई है या पैरामीशियम है। हम ऑप्शन से ही पूछ लेते हैं भाई बताओ अपने बारे में, तो अमीबा कहता है ना 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 ना, आप मेरे पे तो टिक मत करना, मेरे पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर आपके पास न्यूक्लियस, अच्छा सर न्यूक्लियस की अगर आप बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो प्रो का मतलब प्रोकैरियोट की मीनिंग है, प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रिमिटिव। और कैरियोटिक का शब्द लिया गया है कैरियन से। किससे लिया गया है? कैरियन। और कैरियन का मतलब मालूम क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी कि ऐसी सेल जिसके अंदर इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस, इंसिपिएंट मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट हो या आद्य प्रकार का पाया जाए। अब यहां पर देखो दो कंफ्यूजन करने वाली बात हो जाती है कि सर इंसिपिएंट है कि आद्य है। आप मुझे बताइए भैया प्रिमिटिव टाइप का है या न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है? एक बात बोलिए ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चा? एब्सेंट होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है ना, जेनेटिक मटेरियल, अब बताओ मुझे कमेंट करके जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? तो हाँ भैया डीएनए ही होता है। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियस के बिना भी सेल के अंदर पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डीएस सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। डबल स्टैंडर्ड, डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के रूप में यहां पर जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। कहां पर? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अमीबा के पास में अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। फंजाई की बात करें तो हाँ भैया फंजाई के पास में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इसके पास में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट नहीं होता। ये आपको ग्रीनिश कलर के नहीं दिखाई देंगे। फंगस, हमेशा फंगस को हिंदी में कहते हैं फफूंद। तो फफूंद आप जब भी देखते हैं रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर लगती है तो कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, ना कि ग्रीन कलर की। लेकिन इसमें सेल वॉल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट की कैटेगरी में तो रखे गए थे पहले, लेकिन अकॉर्डिंग टू विटेकर जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया तो इन फंजाई को यहां से निकाल करके हटाएगा। बोला गया भैया आपकी जगह तो प्लांट किंगडम में है ये नहीं, आप अपना किंगडम माइकोटा बनाओ, आप अपना पूरा अपना जगत बनाओ, आपकी अपनी खुद की दुनिया है। तो कहता ठीक है ये तो मेरी अच्छी बात है, इनको किंगडम माइकोटा में इंक्लूड कर दिया गया। तो किंगडम माइकोटा के सदस्यों की खास बात ये सेल वॉल तो प्रेजेंट है, और सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होगा, ये भी बात याद रखना। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, ठीक है, ये भी बात याद रखना। लेकिन न्यूक्लियस यहां पर पाया जाता है। जब इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हम इसको भी टिक नहीं करेंगे, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। पैरामीशियम, अरे भैया प्रोकैरियोट है, अमीबा भी, सॉरी पैरामीशियम क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ये भी है और अमीबा यूनिसेलुलर ये भी है। लेकिन अगर आप यहां पर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई पड़ रहा है जिसमें सेल वॉल तो है,
लेकिन सेल वॉल यहां पर ना ही तो सेलुलोज की बनी होती। अब देखो सेल वॉल यहां पर भी है, सेल वॉल यहां पर है, सेल वॉल यहां पर है, और सेल वॉल प्लांट्स में भी है। तो इनमें आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? प्लांट्स में जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है, फंगस में जो सेल वॉल पाई जाती है वो काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये तीनों बात याद रखना, तीनों की सेल वॉल अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, इसीलिए इनको हम अलग अलग जगत में रखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? तो यहां पर जो बैक्टीरिया है ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, नो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और खास बात यहां पर क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड कहने को तो समझते हो? मेम्ब्रेन मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाए। या तो मेम्ब्रेन बाउंड दो तरीके का होता है, या तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, या तो बेटा कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है सेल ऑर्गेनेल। या तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा या डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो बहुत सारे हैं, डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो दो ही हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। याद कर लेना। देखो एक क्वेश्चन और बन गया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं? तो आप कहेंगे सर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। समझ में आया यहां तक? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है भैया। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है? और भैया पावर हाउस ऑफ द सेल के साथ साथ इसे एटीपी मील ऑफ द सेल भी कहते हैं। एटीपी मील ऑफ द सेल, एटीपी मील ऑफ द सेल मतलब सबसे ज्यादा एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो यहीं पर होता है। या इसको हम लोग पावर हाउस के साथ साथ आप जान ही रहे हैं एनर्जी का सोर्स भी कहते हैं। एनर्जी सोर्स कौन सा है ना? एनर्जी का सोर्स नहीं कहेंगे, एक्चुअल में इसको बोलेंगे एनर्जी प्रोडक्टिव ऑर्गेनेल्स कौन सा है? ऑर्गेनेल्स कौन सा है? तो बताओ भैया। तो यहां पर न्यूक्लियस है कि राइबोसोम है कि माइटोकॉन्ड्रिया की गोल्जी बॉडी है? बड़ा सिंपल है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो न्यूक्लियस की अगर बात करी जाए तो न्यूक्लियस पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं, मास्टरमाइंड ऑफ द सेल कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर कहा जाता है या मास्टरमाइंड ऑफ द सेल इसको बोला जाता है, क्योंकि ये पूरी सेल का नियंत्रण करता है। कौन? न्यूक्लियस। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो भैया ये प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी कहते हैं इसको। एटीपी को प्रोडक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है, और एटीपी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। यानी कि मतलब कोशिका का मनी कौन होता है या कोशिका का सिक्का किसे कहते हैं, है ना? तो एटीपी को हम कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और गोल्जी बॉडी की बात करें भैया तो जो भी प्रोटीन बनती है इस प्रोटीन को पैकेज करके ये बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है सेल के। ठीक है। तो इसको पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। मतलब इमैच्योर प्रोटीन को मैच्योर करके ये सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ। अभी देखो मैंने पीछे बताया कि राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। लगा लोगे कहीं पर भी आंख बंद करके लगा देना राइबोसोम किसका निर्माण करता है या किसका निर्माण स्थल होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। खत्म बात, है ना? तो सी ऑप्शन हमारा सही है। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए मेड इन न्यूक्लियस। ठीक है। लिपिड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो लिपिड सिंथेसिस करता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है रफ, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। याद रखना राइबोसोम क्या होते हैं बच्चों? एब्सेंट होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के जस्ट बगल में जो मेम्ब्रेन होती है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं, और आगे की तरफ आप बढ़ते हैं तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा जी, आगे देखिए लिखा हुआ राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन। राइबोसोम क्या करते हैं? सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कराने का काम करता है।
आरएनए इज सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस। भाई आरएनए जो सिंथेसाइज होता है वो न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में, आरएनए सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस के द्वारा, ठीक है। और वहीं लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या कराता है, लिपिड का सिंथेसिस कराता है, और प्रोटीन सिंथेसिस हमारा राइबोसोम कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हैज इट्स ऑन डीएनए। भैया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, बताओ। दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास में अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं, अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। और एनिमल की बात करें, प्लांट में भी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन एनिमल की बात करें तो एनिमल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके पास में खुद का डीएनए होता है। तो यहां पर आप या तो क्लोरोप्लास्ट देखो या तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो। तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, मैं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया को टिक करूंगा कि हाँ भैया माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का अपना डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सर आपने बताया जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है ये केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है। तो हाँ भैया समझो ना, सीधी सी बात है, इवोल्यूशन जब हुआ होगा, है ना, जब इवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा तो पहले सिंपल तरीके के ही तो ऑर्गेनल्स बने होंगे, ऑर्गेनिज्म बने होंगे। उन्हीं ऑर्गेनिज्म ने धीरे 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 आपस में मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म को जो आज हम देख रहे हैं दिखाई पड़ रहे हैं। भाई इवोल्यूशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बड़े अच्छे से समझेंगे उसको, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है बेटा, इसके पास में खुद का डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। भैया बताओ पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसमें भिन्न होती हैं, या किस प्रकार से आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, नहीं भैया दोनों में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस की बात करेंगे, नहीं भैया न्यूक्लियस भी बोथ में प्रेजेंट होता है। हम सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट की बात करें या राइबोसोम्स की बात करें तो ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। भाई सेल वॉल की अगर आप बात कर रहे हो, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हो, तो सेल वॉल भी एक स्पेसिफिक फीचर है प्लांट का और क्लोरोप्लास्ट भी एक स्पेसिफिक फीचर है प्लांट का। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, ओनली प्लांट सेल हैव बोथ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट ही पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको एनिमल से डिफर कर सकते हैं, एनिमल से इसको तुलना कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं, भिन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। अभी अभी पहले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में आपको बताया, फंजाई में होता है, एल्गी में होता है, बैक्टीरिया में होता है, प्रोटिस्टा में होता है। बताओ, तो सिंपल है बैक्टीरिया में, क्योंकि प्रोकैरियोट होता है ना बैक्टीरिया। अरे यार बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होती है सेल, प्रोकैरियोट होता है। जब ये प्रोकैरियोट होगा तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहां पर होगा। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब ही हो गया न्यूक्लियस आर एब्सेंट, खत्म बात। न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है बैक्टीरिया में, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया लैक ट्रू न्यूक्लियस, है ना, इसके पास में सत्य प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। मैंने बोला सत्य प्रकार का, क्यों, क्योंकि भैया न्यूक्लियस भले ही ना हो लेकिन न्यूक्लियस में पाया जाने वाला डीएनए तो है ना, डीएनए तो है ना। तो बस इसीलिए इसको फॉल्स न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है ये बैक्टीरियल सेल में कहीं कोने में पड़ा रहता है चुपके से, और वो उस सेल को कंट्रोल करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है। बैक्टीरिया तभी तो मल्टीप्लाई कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, विच इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। भैया बताओ कोशिका का आत्महत्या थैला किसे कहा जाता है, यानी आत्महत्या के थैले किसे कहते हैं। सेल के अंदर हम लोग जब बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, है ना, या हम काफी समय तक कुछ खाते पीते नहीं है, तो हमारी सेल डैमेज होने लगती है, हमारी सेल डिस्ट्रॉय होने लगती है। क्योंकि यहां पर जो आत्महत्या के थैले होते हैं ना, सुसाइडल बैग होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक क्या करते हैं बच्चों, ये ऑटोमेटिक सेल के अंदर बस्ट हो जाते हैं। और बस्ट होते ही इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम होते हैं, वो सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और सेल के सेल ऑर्गेनेल को ही नहीं बल्कि इसके मास्टरमाइंड को, मास्टरमाइंड बोले तो न्यूक्लियस, सही बात पकड़े हो,
न्यूक्लियस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल ही जब नहीं रहेगा तो सेल को कंट्रोल कौन करेगा, और सेल डाई कर जाएगी। तो सुसाइडल बैग क्यों कहा गया, क्योंकि इसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, या डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम्स हो गए, जब ये इनका एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है सेल के अंदर, ये खराब हो जाते हैं या वर्क करना कम कर देते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन, ये सुसाइडल बैग। अब नाम बताओ भैया कमेंट में, कौन है सुसाइडल बैग, माइटोकॉन्ड्रिया है कि लाइसोसोम है कि राइबोसोम है कि न्यूक्लियस है, ये कमेंट में मुझे मिलना चाहिए। आप लोग बताओ, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, कौन है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मैं आंसर भी नहीं दिखाऊंगा, जाओ। अब ये पीपीटी तो आपको, मतलब पीडीएफ तो आपको मिल ही जानी है आपके टेलीग्राम पे, लेकिन इसका आंसर मेरे को आप कमेंट में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। बताओ भैया, अभी अभी मैंने बताया, अभी अभी बताया, क्या पैकेजिंग और परिवहन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। अब क्या पैकेजिंग करना है क्या नहीं करना डजंट मैटर, नाम आ गया पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो सेल के अंदर केवल और केवल एक ही सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड पे बताया है, अभी अभी बताया कि वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्जी बॉडी की, लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है। चलो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ही बताओ, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जंप करते हैं कि द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। यार ये भी मुझे लग रहा है कि कमेंट सेक्शन में ही पूछना पड़ेगा आपसे, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहले वाला शुरुआत वाला स्लाइड पे जाओ, शुरुआत वाले लेक्चर में जाओ, पहली स्लाइड जो पहला क्वेश्चन था वही मैंने आपको इसका ऑप्शन दिया था कि हुक ने दिया था या लीवेनहॉक ने मिलकर के दिया था, यानी रॉबर्ट हुक और लीवेनहॉक, स्लीडन एंड शॉन, डार्विन एंड लेमार्क, है ना, या वॉटसन क्रिक। बताओ भैया, वॉटसन क्रिक ने तो डीएनए हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया, डार्विन एंड लेमार्क की बात करें तो ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है, हुक एंड लीवेनहॉक की बात करें तो ये डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, सेल को प्रपोज किया था इनने। स्लीडन शॉन की बात करें तो क्या सर इन्होंने किया था क्या, मुझे क्या पता, आप बताओ ना कमेंट करके, यही है कि कोई और है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो इसका आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप मेरे को बताओ क्या है प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है। हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना अपना काम है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, प्रोवाइडिंग एनर्जी, कंट्रोलिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, या स्टोरेज। बताओ प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराता है भैया, प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम कराता है सर, तो ये तो ऑप्शन गलत है। प्रोवाइडिंग एनर्जी कौन करा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया करा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया करा रहा है। हम सब क्वेश्चंस से ही आंसर पूछते, तुम्हारा का काम बताओ, है ना। फिर स्टोरेज का काम तो सर मुख्य रूप से तो लीवर करती है, लीवर की सेल्स करती है, हाँ ठीक है, तो क्या सी ऑप्शन होगा, हाँ भैया, कंट्रोलिंग एंट्री, है ना, एंट्री एंड एग्जिट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां है, सेल के सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर क्या जाएगा क्या बाहर आएगा ये कंट्रोल करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कंट्रोलिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का प्रवेश और निर्गमन नियंत्रण करना किसका काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसीलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक और पॉइंट आ गया यहां पर, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। भैया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब होता है चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली, यानी कि उन्हीं सब्सटेंस को ये अंदर लेके जाएगा जो रिक्वायर्ड है, सब सब्सटेंस को उठा करके नहीं ले जाएगा। ये सरकारी दफ्तर नहीं है जहां जो चाहे मुंह उठा करके चला है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसकी, आपके अपने बॉडी की। यहां पर वही आएगा जिसको एंट्री मिलेगी। आपके घर में सभी लोग थोड़ी ना मुंह उठा करके चले जाते हैं सरकारी अस्पताल की तरह कि चलो भैया हम चल रहे हैं, शिवम के घर चल रहे हैं, है ना, सोनम के घर चल रहे हैं, मुझे यही दो नाम याद आ गए तो बता दिया। उनके घर में जाकर के आप लोग बैठ करके चाय थोड़ी ना पी लोगे, किसी के भी घर में आप नहीं जा सकते हैं बिना उसकी इजाजत। हाँ अगर जानने वाला तो जा सकते हैं, जैसे आपके घर में जीजा जी कैसे भी आ जाए, फूफा जी कैसे भी आ जाए, उन्हें बेल थोड़ी ना बजानी है, अगर दरवाजा खुला तो सीधे अंदर ही आ जाते हैं, हाँ जी हम आ गए, क्या दावत में लाए हो हमारे लिए, क्या दावत करोगे हमारी। अचानक से पहुंचे ना फूफा जी, या अचानक से पहुंची है आपकी दीदी बुआ जी, है ना, तो उनको किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके फ्रेंड जो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है उसको भी किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कोई अननोन पर्सन आता है तो बेल बजाएगा, खड़ा होगा, पूछेगा भैया मैं ये हूं, उन्होंने मुझे भेजा है दावत देने के लिए। फिर आपको तो अच्छा उन्होंने भेजा, आ जाओ, घर में नहीं लेके जाते, बैठक में बिठा दो कि आओ बैठक में बैठो आकर के, बैठक में बिठाया,
उनको आप पहले पानी पिलाओ, पहले मीठा खिलाओगे अगर खिलाते हो, नहीं तो पानी डायरेक्ट दे देते हैं। फिर कहते हैं अच्छा अच्छा, थोड़ा और जब निकलता कहते चाय पी के जाना, जब वो उठने को होता कहते चाय पी के जाना, चाय बनवाते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत जगह दावत बांटी, चाय नहीं पियेंगे, मैंने बांटी ना इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, चाय नहीं पियेंगे। फिर वो क्या करते हैं, चाय पी के ही जाते हैं, आप जबरदस्ती पिलाते हो। फिर थोड़ा टाइम खाना खा के जाना, थोड़ा और गहन जब आप अध्ययन कर लेते हो उनके ऊपर, आपके बहुत रिलेटिव निकल रहे, खाना खा के जाना भाई साहब, तो खाना नहीं खाएंगे, अगली बार खाएंगे आकर के, चलो अब इन्हें जाने दो, दूसरी जगह दावत बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, सॉरी, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स इज मेड अप ऑफ, सही है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती? देखो, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, आपके बॉटनी वाले सर कुलदीप सर ने भी पढ़ाया है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है? बताओ बताओ फटाफट कमेंट्स करके। तो भैया ये सेलुलोज की बनी होती है ना भाई। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो पहला ऑप्शन सही है। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की जो सेल होती है, प्रोटीन से जो बनी होती है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, यहां पर लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये एनिमल की सेल्स बनी होती है ना, एनिमल सेल्स पाई जा रही हैं, इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। काइटिन की बात करें तो देखो काइटिन फंजाई का बना है। पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में जो यहां पर सब्सटेंस पाया जाता है सेल वॉल में, वो पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, निम्न में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थल है? बताओ, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अभी अभी मैंने बताया, अभी अभी बताया प्रीवियस क्लास में, मतलब प्रीवियस में ही अभी मैंने बोला है कि राइबोसोम तो भैया प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग में काम करता है, लाइसोसोम ये आपने बता ही दिया था ना, तो इनको सुसाइडल बैग कहते हैं, क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। हमारा बच्चा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था ना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं बच्चा, ये लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं। देखो बी ऑप्शन इज राइट। तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में लिखते हैं SER, सिंथेसाइजेज लिपिड एंड स्टेरॉइड, ये लिपिड के साथ साथ स्टेरॉइड्स को भी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, और ये ऑप्शन भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जंतु कोशिकाओं में तो पाई जाती है लेकिन पादप कोशिकाओं में नहीं? बताओ, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो भैया बड़ा सिंपल है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, बचा कौन, सेंट्रोसोम, ये एब्सेंट होता है, ये केवल और केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और बच्चों इसका मेन काम होता है सेल डिवीजन के समय, सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उनको अपने अपने पोजीशन पर पहुंचाना, ठीक है, तो ये सेंट्रोसोम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायता करता है? सेंट्रोसोम होता है कि लाइसोसोम होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि राइबोसोम होता है? चलो हम लोग इसी से पूछते हैं, राइबोसोम तुम्हारा काम क्या? कहता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है, तुम नहीं हो। माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा काम क्या? कहता सर एनर्जी को प्रोवाइड करना, एनर्जी देना एटीपी के रूप में, ठीक है। लाइसोसोम तुम्हारा काम क्या? सेल को मार देना, सेल को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, लाइसोसोम तुम्हारा ये काम था। तो सेंट्रोसोम तुम्हारा क्या काम है? कहता सर मेरा ही तो काम है ना सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो सेंट्रोसोम इज द राइट आंसर। और सेंट्रोसोम क्या करते हैं बच्चों? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स का, जिससे ये क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पर, क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल पर अट्रैक्ट करने का काम या उसको खींचने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, विच ऑर्गेनेल्स मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन। बताओ, बहुत सिंपल है, अभी अभी आप इसका आंसर दिए कमेंट सेक्शन में। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन को संशोधित और पैक करता है? राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ना कि पैकेजिंग करता है। पहली बात, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है बच्चों। देखो कभी भी आप लोग जब ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देते हैं ना, आपके पास में 1 मिनट का अगर टाइम है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उनके ऑप्शंस को समझो।
कि यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये ऑप्शंस हैं क्या, आप उन्हीं से पूछो कि भैया तुम्हारा क्या काम है। अगर आपने पढ़ रखा है तो डेफिनेटली कॉन्शियस होकर के बैठेंगे तो पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, गोल्जी अपरेटस क्या करता है बच्चों, प्रोटीन को पैक करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोटीन एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और न्यूक्लियस क्या करता है, ये सेल के अंदर कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑर्गेनेल्स मॉडिफाइड एंड पैकेजिंग प्रोटीन, तो मैंने क्या कहा, गोल्जी अपरेटस क्या करता है, प्रोटीन को पैक करता है और उसको मॉडिफाइड करता है। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस इज द राइट आंसर। देखो भैया यही है ना, अरे हाँ सर यही है, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, कोई बात नहीं। गोल्जी प्रोसेसेस एंड सेंड्स प्रोटीन टू टारगेट लोकेशन। भाई गोल्गी अपरेटस क्या करता है, प्रोसेस करेगा प्रोटीन को, मॉडिफाइड करेगा और अपनी टारगेट लोकेशन पर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा जहां उसको भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज रिलेटेड टू, द्रव मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है, सेल वॉल से, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या न्यूक्लियस से। तो भैया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर कई मॉडल आते हैं, सैंडविच मॉडल हो गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया, सबसे प्रचलित मॉडल यही हमारा है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये रिलेटेबल है, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट डिस्क्राइब्ड मेम्ब्रेन एज फ्लूइड विद प्रोटीन मोज़ेक। ये इस मॉडल में आप ये समझेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना उसके अंदर कुछ क्या होते हैं, आप ऐसे समझो सिंपल पोर्शन में कि जैसे आप हलवाई की दुकान पे जाते हो रसगुल्ला खाने के लिए, गुलाब जामुन खाने के लिए, तो गुलाब जामुन या तो ट्रे में रखे होते हैं या तो गरम गरम कहीं पे गुलाब जामुन बन रहा होता ना, तो उस गुलाब जामुन को कहां डालते हैं, कढ़ाई के अंदर चाशनी में डाला जाता है। चाशनी क्या है, वो शक्कर का घोल है ना, उसके अंदर पड़ा होता है। तो शक्कर के घोल के अंदर जो गुलाब जामुन पड़े होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो वहां पर फ्लूइड की तरह मतलब स्विमिंग करते हैं, मतलब तैरते हैं, तैरते हुए फॉर्म में पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे कि लिपिड में प्रोटीन तैरते हुए दिखाई पड़ती है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गेनल है, मैंने दो बताए थे, याद है ना, मैंने दो बताए थे, कौन से। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, निम्नलिखित में से कौन सा दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, लाइसोसोम है ना, या राइबोसोम है, या न्यूक्लियस है, या सेंट्रियोल है। अब मैंने जो दो बताए थे वो तो यहां पर है नहीं, मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। अगर ये दोनों कभी भी ना हो ऑप्शन में तो याद रखना एक इसका बड़ा भाई है मास्टरमाइंड ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। ये सिंगल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन, फिलहाल ये तो मेम्ब्रेन लेस ही होता है, सॉरी ये मेम्ब्रेन लेस होता है, ये क्या होता है बेटा, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है क्योंकि इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और एक पाया जाता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि यही कंटिन्यू आगे चल करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंज होती है। तो न्यूक्लियस इज द राइट आंसर, देखो यही है ना। तो न्यूक्लियस हैज डबल न्यूक्लियर एनवेलप, दोनों ऑप्शन नहीं थे लेकिन न्यूक्लियस आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनल्स डिटॉक्सिफाइज पॉइजन एंड ड्रग्स। बताओ कौन सा कोशिकांग विषों और दवाओं को विषहीन करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, या भैया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का तो मेन फंक्शन होता है क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग करना, है ना। लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं सब्सटेंस को और आत्महत्या के थैले कहलाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपी का प्रोडक्शन करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा था और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करवाता है बच्चों। तो ये स्मूथ, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे काम है, ठीक है, स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करना, लिपिड का फॉर्मेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन कराना, ये स्मूथ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्शन वाले का काम है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। तो SER डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल? बताओ भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल किसे कहते हैं? निम्न में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? सेमी ऑटोनोमस कहने का मतलब समझते हो? सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस मतलब जो खुद की प्रक्रियाएं कर ले, यानी कि इसके अंदर कुछ एक्टिविटी हो जाए, जैसे ये अपना खुद का प्रोटीन बना ले, जैसे ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर ले, है ना, खुद का ये डुप्लीकेशन करा पाए, लेकिन 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 इसे किसी ना किसी ऑर्गन्स, किसी ना किसी सेल की या किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब ये प्रक्रिया करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए, डुप्लीकेशन करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इसे किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट होती है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनल या सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अगर हम उनकी बात करें जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको पैरासाइट कहते हैं। किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में उनको नुकसान ही देते हैं। यहां पर ये नुकसान नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये से हम ये कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होगा। मतलब ये हमसे तो अपना काम करवाएगा, लेकिन हमें भी बदले में बहुत कुछ देगा। तो मतलब दो कई प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक पैरासिटिक होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन। पैरासिटिक में क्या होता है कि मतलब आपके ऊपर कोई बंदा डिपेंड है और वो आपका खून चूस रहा है और आपको धीरे धीरे वो मारे डाल रहा है, तो कहते हैं यार तुमने मेरा सर खा रखा है, तुम जाओ मेरी जिंदगी से, ऐसा नौबत आ जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ रह करके आपके काम में हाथ बटाते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, आपका साथ देते हैं खड़े होकर के। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना हमारे, वो साथ देते हैं, तो कभी साथ छोड़ करके नहीं जाते, है ना, कहते चल यार कोई बात नहीं, देखेंगे साथ में, मिलके देखेंगे, साथ में होगा। तो इसी तरीके का हमारा सेल के अंदर भी कोई एक ऐसा सेल ऑर्गन, मतलब कई सारे हैं, मतलब 2-3 है, तो उसमें से हम केवल एक की बात, यहां पर एक ही ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा ऐसा है जो सेमी ऑटोनोमस है, यानी कि वो हमसे अपनी प्रक्रियाएं कराने के लिए ये हमसे मदद ले रहा है। मतलब अपनी प्रक्रिया बोले तो प्रोटीन सिंथेसिस कराना, सेल का डुप्लीकेशन कराना, है ना, मतलब अपने आप को डुप्लीकेट कराना, इसके अलावा उसके पास में खुद का डीएनए होना, ये सब तो है, ये सब तो पाया जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह तो खुद का कर रहा है, लेकिन ये सब करने के लिए उसे हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी सेल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारी सेल बदले में उससे कुछ ना कुछ तो लेगी, फ्री में तो देगी नहीं, फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता। हमारी क्लासेस आ रही है, एक आप ये समझ लो एक्सेप्शन है, ये जीडीसी नर्सिंग क्लासेस की दम है, जो सीनेट एंट्रेंस 2025 की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं पड़ रहा है आपको। बायोलॉजी में मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बॉटनी केडी सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स आपके प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपको मिलने वाली है ना, और नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपकी रोजप्रीत मैम हो गई, दिव्यांशी मैम हो गई, ये आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश की भी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। तो ये सारा का सारा फ्री में जो आपको मटेरियल मिल रहा है, ये सिर्फ जीडीसी नर्सिंग क्लास का ही दम है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अभी भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप ये समझ लो, मतलब वो बंदे नहीं पढ़ पा रहे, वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे जो ये कहते हैं कि मेरे पास में सर फाइनेंशियल इशूज हैं, तो भैया सच कह रहा हूं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मम्मी पापा की सेवा में लग जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट जो बनी है हमारी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 की, हर एक वीडियो को अच्छे से देख डालो, आपका कल्याण हो जाएगा बच्चा। और बाद में आकर के कमेंट करना सर मेरा सिलेक्शन तो हो गया, मुझे प्राउड फील होगा, ठीक है। तो सेमी ऑटोनोमस कौन सेल ऑर्गेनल है? लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, पैराक्सिसोम, है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट एंड हैज डीएनए, क्योंकि आपको पता है ये अपने आप, इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है कि नहीं होता भैया? डीएनए होगा तो रेप्लिकेट कर पाएगा, डीएनए होगा रेप्लिकेट कर पाएगा, राइबोसोम होगा प्रोटीन बना पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा, रेप्लिकेशन कर लेगा, तो इसके लिए केवल और केवल इसको किसकी रिक्वायरमेंट है? हमारे सेल के साइटोप्लाज्म की रिक्वायरमेंट है। साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट रहेगा और हमसे मदद लेगा, लेकिन बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए। ये हमको क्या देता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में एनर्जी। और किस फॉर्म में एनर्जी देता है? ये हमको देता है एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये हमको एनर्जी देता है। भाई साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज पार्टिकल टूटता है, लेकिन 2 ही एटीपी वहां पर हमको मिलते हैं। लेकिन उन 2 एटीपी को बनाने के लिए 2 एटीपी हमारे खर्च भी हो जाते हैं। लेकिन बाकी जब आगे हम 36 से 38 एटीपी बनाते हैं तो बनवाता तो हमारा ये बेचारा माइटोकॉन्ड्रिया ही है ना।
तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत मेहनती है, हमने उसको अपने सेल के अंदर लिया, हम उससे एटीपी बनवा रहे हैं और बदले में हम उसको साइड दे रहे हैं, अपनी जगह दे रहे हैं कि भाई मैं आपको जगह देता हूं, आप हमारे अंदर एनर्जी बना करके दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन, कोशिकांग किसमें निलंबित रहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में या वैक्यूल्स में, है ना? तो साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं बच्चा? साइटोप्लाज्म में ये निलंबित रहते हैं, साइटोप्लाज्म में निलंबित रहते हैं। निलंबित मतलब सस्पेंडेड कहना मतलब अलग अलग रहना। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल, मतलब जिस एरिया पर, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या, मतलब जहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उस एरिया में गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा, उस एरिया में लाइसोसोम नहीं मिलेगा, उस एरिया में राइबोसोम नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। जहां पर एक सेल ऑर्गेनेल है जिस पोर्शन पे, उस पोर्शन पर दूसरा सेल ऑर्गेनेल आपको नहीं, हाँ दूसरी थोड़ा सा दूरी पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर नहीं मिलेगा। तो सस्पेंडेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज द ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस दैट होल्ड ऑर्गेनेल्स। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनेल्स को होल्ड रखते हैं एक जगह पर। ये उधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, भागेगा नहीं अमीबा की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर, ये वहीं पर रहते हैं जहां पर इनका पोजीशनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? भैया न्यूक्लियोलस को हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रिका। और केंद्रिका का मेन फंक्शन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन कराना, प्रोटीन पैकेजिंग करना, राइबोसोम सिंथेसिस करना या लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना। बताओ क्या होता है? तो आप यहां पर कहेंगे सर राइबोसोम का सिंथेसिस करना। तो न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन होता है वो राइबोसोम को सिंथेसाइज करना होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो डीएनए के द्वारा कराया जाता है ना, डीएनए के थ्रू होता है। यहां पर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन पैकेजिंग हमारा गोल्जी अपरेटस करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करा रहा है। और राइबोसोम जो होता है इसका सिंथेसिस न्यूक्लियोलस कराता है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम का सिंथेसिस कराता है। राइबोसोम्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें प्रोटीन होता है और आरएनए होता है। प्रोटीन प्लस आरएनए मिलकर के बन गया राइबोसोम, ठीक है। और ये कौन पैकेज कर रहा है? न्यूक्लियोलस कर रहा है। इस बात को याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन। प्लाज्मोडेस्माटा कहां पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं या फंगल सेल में पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा प्लांट सेल। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट इन प्लांट सेल। क्या काम होता है? तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट प्लांट सेल, यानी दो सेल जो होती हैं इस तरीके से आप समझो, एक ये प्लांट सेल है ए और एक ये प्लांट सेल है बी, है ना। क्योंकि भाई मैं दो लेयर इसलिए बना रहा हूं, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये दो सेल के बीच में देखो, ये दो सेल के बीच में इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। ये दो प्लांट सेल को क्या करती हैं? आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? भैया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित होता है? डीएनए क्या होते हो? कहते नहीं मैं तो पाया जाता हूं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, आपने अभी पढ़ा, ठीक है। राइबोसोम, मैं तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं हूं, तो मैं भी पाया जाता हूं, मैं भी प्रेजेंट हूं, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस, आप हो क्या? सेल मेम्ब्रेन। भैया सेल मेम्ब्रेन तो होती है ना, बैक्टीरिया सेल के बाद में सेल वॉल होती है, फिर उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस सॉरी न्यूक्लियस, तुम्हारी तो चर्चा बहुत समय से हो रही है प्रोकैरियोटिक से ही। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। क्वेश्चन के आधार पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो न्यूक्लियस सही होगा। तो न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहा, विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म सेल? कोशिका शब्द किसने गढ़ा था या कोशिका शब्द किसने दिया था? सेल किसने नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, लिवेनॉक ने दिया या सॉन ने दिया? बताओ सेल शब्द किसने दिया? तो सेल शब्द दिया था हमारा रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया बेटा? रॉबर्ट हुक ने। यहां पर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था। किसको खोजा था? न्यूक्लियस को। लिवेनहॉक ने लिविंग सेल को खोजा था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। सॉन ने सेल थ्योरी दी थी। क्या दिया था? सेल थ्योरी। देखो हर एक ऑप्शन जो है यहां पर कोई ना कोई आंसर दे रहा है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म कॉइन किया था। तो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कॉर्क सेल एंड यूज द वर्ड सेल। एक्चुअल में सेल नहीं,
इन्होंने जो टर्म दिया था वो सेलुला नाम दिया था। क्या नाम दिया था बच्चा? सेलुला। ये बहुत सारी बुक्स में ऐसा आ रहा है, लेकिन अगर सेलुला देता है, सेलुला टर्म किसने गढ़ा? तो रॉबर्ट हुक ने। और सेलुला का मतलब क्या होता है? सेलुला का मतलब इन्होंने लिया था कच्छप से। कच्छप मतलब चैम्बर, इस तरीके से चैम्बर जो पाया जा रहा है उससे इन्होंने नाम लिया था। क्योंकि जो कॉर्क सेल जब इन्होंने देखी थी, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क सेल देखी थी तो उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को देखा था। और ये आप देखें, ये एक हेक्सागोनल शेप है। क्या बेटा? हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर है। अब बताओ मेरे को, हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर कहां आपको और देखने को मिलता है? या तो कोयलों को आप देखें, कोयला आपके घर में अगर लेकर के आते हैं उसको थोड़ा सा उठा करके देखें तो उसमें हेक्सागोनल शेप देखने को मिलेगा। और नहीं तो सबसे अच्छा आप हनी कॉम्ब को देख लो। किसको देखना है? हनी कॉम्ब। भाई जो मधुमक्खी का छत्ता है उसको आप देखेंगे, उसके छत्ते में आपको बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। और जब कॉर्क की सेल को, जब यह कॉर्क को इन्होंने देखा था अपनी स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के अंदर, रॉबर्ट हुक साहब ने, तो उन्होंने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को देखा और ये स्ट्रक्चर पूरे ऐसे ऐसे चैम्बर्स में डिवाइड थे, इसीलिए इसका नाम सेलुला दिया था। ठीक है। और एक मैं कॉन्सेप्ट यहां पर बता देता हूं कि जो एंटोन वॉन लीवनहॉक है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ना, एंटोन वॉन लीवनहॉक जो थे, इन्होंने जो सेल खोजी थी वो लिविंग सेल को खोजा था। किसको खोजा था? लिविंग सेल को। तो भैया इन्होंने जो नाम दिया था ना इसका, वो नाम था एनिमल क्यूल। ठीक है, एनिमल क्यूल। तो एनिमल क्यूल जो टर्म दिया था वो लिविंग सेल को खोजा था भैया। सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने, और जो नाम दिया था वो एनिमल क्यूल था। तो ये भी एक ऑप्शन, ये भी एक पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से बेटा हमने यहां पर टॉप 25 क्वेश्चंस जो यहां पर हमारे बन सकते थे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मेहनत से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। और हम यूट्यूबर्स का सिर्फ इतना ही सपना होता है कि आप लोग लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और अच्छी लगे, समझ में आए तो कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।